आज हम बात करेंगे Q1 FY2026 के वित्तीय परिणामों के बारे में, जो हाल ही में 17 जुलाई 2025 को घोषित किए गए थे। कई कंपनियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। आप किस सेक्टर से शुरुआत करना चाहेंगे? मुझे लगता है सबसे पहले हम वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज की बात करें। उनकी नीतियां और परिणाम सचमुच आकर्षक हैं, खासकर उनके 205% IOI लाभ वृद्धि के साथ। आप क्या सोचते हैं? हाँ, ये शानदार है। उनका राजस्व 5% बढ़कर $603.18 करोड़ हो गया, जो कि उनके सोलर EPC प्रोजेक्ट से प्रेरित है। इसके अलावा उनकी स्टॉक रिएक्शन भी दिलचस्प रही, खासकर तकनीकी संकेतक जैसे RSI और MACD काफी मजबूत हैं। बिल्कुल, ये आंकड़े वारी के लिए बहुत सकारात्मक हैं। अब अगर हम आइक्साइगो की तरफ देखें तो उनका भी प्रदर्शन अच्छा रहा। उनका लाभ 28% बढ़ा और राजस्व में 63% का इजाफा हुआ है। क्या आपको लगता है कि यात्रा तकनीकी कंपनियों में एक नया ट्रेंड बन सकता है? बहुत अच्छा सवाल। निश्चित रूप से। इक्सिगो ने अपनी AI इंटीग्रेशन के जरिए कस्टमर सर्विस में भी काफी सुधार किया है, जहां 60% से अधिक क्वेरीज AI द्वारा हल की जाती हैं। यह बहुत प्रभावी है। आप सोचते हैं कि आने वाले समय में अन्य यात्रा कंपनियां भी AI का इसी तरह इस्तेमाल करेंगी? यह तो तय है। AI का इस्तेमाल यात्रा उद्योग में एफिशिएंसी बढ़ाने में मदद करेगा, खासकर जब हम देखते हैं कि 119% तक फ्लाइट्स का राजस्व बढ़ा है। अब अगर हम वाइप्रो की बात करें तो उनका 9% का लाभ वृद्धि भी दिलचस्प है, हालांकि उनकी आउटलुक में थोड़ी असमंजस है। आपको क्या लगता है? हाँ, वाइप्रो ने 16 बड़े सौदे जीते हैं और AI को अपनी स्ट्रेटेजी का हिस्सा बनाया है। लेकिन Q2 के लिए उनका मार्गदर्शन फ्लैट है, जो कि वैश्विक मंदी के कारण है। इसके बावजूद उनके ऑपरेटिंग कैश फ्लो और डिविडेंड पॉजिटिव हैं, तो यह अच्छा संकेत है। बात करें स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी की, तो उनका 233% का QOQ लाभ वृद्धि ध्यान देने योग्य है। क्या आपको लगता है कि ये कंपनियां आगे भी मजबूती से बढ़ती रहेंगी, खासकर जब हम उनके बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं? हाँ, बिल्कुल। उनका बैकलॉग RS9396 करोड़ का है और उनके पास भारत का सबसे बड़ा बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट है। यह दीर्घकालिक वृद्धि के संकेत हैं। अब यदि हम बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं की तरफ देखें तो HDFC AMC का लाभ 24% बढ़ा है, जबकि एक्सिस बैंक का लाभ थोड़ा कम हुआ है। लेकिन इनका लोन ग्रोथ अभी भी सकारात्मक है। हाँ, एक्सिस बैंक के NPA बढ़ने से एक चिंता का विषय जरूर बनता है। अब बात करते हैं निफ्टी 50 के बारे में। आपको क्या लगता है कि वर्तमान में बाजार की दिशा कैसी रहेगी, खासकर FIIs और DIIs की गतिविधियों को देखते हुए? FIIs ने जुलाई में RS636 करोड़ के नेट सेल किए हैं, जबकि DIIs ने RS969 करोड़ के नेट बाय किए हैं। इस प्रकार DIIs बाजार को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन FIIs का सेलिंग प्रेशर चिंता का कारण बन सकता है। इसके अलावा निफ्टी में 25,000 का मजबूत सपोर्ट है और RSI भी ओवरसोल्ड दिख रहा है। तो क्या हमें अभी भी बाजार में किसी बड़े उतार चढ़ाव की उम्मीद करनी चाहिए? जैसे कि आप कहते हैं निफ्टी के पास 25,000 का मजबूत सपोर्ट है, क्या ये हमें थोड़ा रुकने का संकेत दे रहा है? हाँ, मुझे लगता है कि अगर निफ्टी 23,000 के स्तर को बचाता है तो यह एक अच्छी रिकवरी के संकेत हो सकते हैं। हालांकि 25,500 के पास मजबूत रेजिस्टेंस भी है, इसलिए थोड़ा सतर्क रहना जरूरी है। सही कहा है आपने। तो अगर कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की बात करें तो क्या कोई सुरक्षित तरीका है, खासकर उन लोगों के लिए जो जोखिम से बचना चाहते हैं? हाँ, एक सुरक्षित तरीका हो सकता है 25,000 PE खरीदना और 24,800 PE बेचना। इससे आपको एक स्पष्ट रिस्क डिफाइंड ट्रेड मिलता है और अगर बाजार नीचे जाता है तो आप फायदा उठा सकते हैं। वाह, यह तो एक अच्छा रणनीतिक कदम लगता है। तो क्या हमें आने वाले समय में ज्यादा एंटरप्राइजेस में इस तरह की बारीकी से ध्यान रखने की जरूरत है? बिल्कुल, एक अच्छे निवेशक को हर पहलू पर ध्यान देना चाहिए। वैसे भी आगामी सेबी के फैसले और रिटेल लॉसेस को देखकर हम और सतर्क रह सकते हैं। सही कहा आपने। उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं को यह जानकारी मददगार रही होगी। बिल्कुल। तो आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में और कुछ नई जानकारी के साथ। Thank you. Please subscribe our channel Wish Crore and like share for help to improve ourselves.